नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जैविक खेती से पर्यावरण रहेगा सुरक्षित और किसानों को होगा लाभ। नील हरित शैवाल धान की फसल के लिए बहुत है उपयुक्त। किसान भाइयों, आज अधिक मात्रा में रसायनों के प्रयोग करने से मृदा खराब हो रही है और यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब समूची भूमि बंजर हो जाएगी। इसलिए आज जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो चलिए जैविक खेती की तकनीक और इसके लाभों के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AP राकेश से। विगत कई वर्षों से जैविक खेती के प्रति लोगों की उत्सुकता भी बढ़ी है और किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं। तो किसान भाई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रख करके जैविक खेती कर सकते हैं। जैविक खेती के लिए जो मुख्य बात होती है इसकी जो परिभाषा है उसमें यह कह सकते हैं कि जैविक खेती फसल उत्पादन की वह पद्धति है जिसमें हम रासायनिक खादों, रासायनिक दवाओं, उर्वरक या जो दवाएं हैं उसका प्रयोग नहीं कर जो पोषण प्रबंधन के लिए जैविक खाद, जीवाणु खाद, हरी खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं तथा जो कीड़े बीमारी है उसका नियंत्रण करने के लिए जैविक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जैविक खाद के प्रमुख स्रोत कार्बनिक जैविक खाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधों व जानवरों के मल मूत्र व अवशेष से तैयार किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट, केचुए की खाद, नैडप कंपोस्ट, हरी खाद, विभिन्न प्रकार की जालियां, जैव उर्वरक, चीनी मिल से निकली प्रेस मड, सीवेज से निकला उपचारित स्लज, गलीचा बुनाई के बाद बचा कतरन, बायोडायनेमिक उत्पाद, ऋषि खेती, अग्निहोत्र इत्यादि हैं। इनके साथ साथ इनके निर्माण की स्थानीय स्तर पर जानकारी भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए ताकि कंपनियों द्वारा उत्पादित रासायनिक खाद उर्वरकों पर निर्भरता समाप्त हो सके। फिर इसमें हम लोग जो कम इनपुट का विकल्प है उसको चुन सकते हैं और इसके लिए हमें हरी खाद है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हमें जो कुछ और पोषण प्रबंधन के लिए बात जिसमें हमको ध्यान देने की जरूरत है उसमें जो जैविक खादों हैं उसका प्रयोग करें। जैविक खाद के साथ जीवाणु खाद का प्रयोग करें। जीवाणु खाद में जो दलहनी फसलों में राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो अन्य फसल है उसमें एजोटोबैक्टर का, PSB का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट, गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाड़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ती है हमें कीटनाशी या रोग प्रबंधन के लिए। तो कीट प्रबंधन या रोग प्रबंधन के लिए हम की गहरी जुताई करें, गर्मी में जुताई करें,
सही बीज का इस्तेमाल, शुद्ध बीज का इस्तेमाल करें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। उसके अतिरिक्त जो जैसे नीम आधारित खल्ली है या अंडी की खल्ली इत्यादि का प्रयोग करें, जिससे कि हमारा मिट्टी में जो लगने वाले कीड़े हैं उसका कम से कम आक्रमण हो सके। उसके अतिरिक्त जो बायोपेस्टिसाइड है, नीम आधारित कीटनाशी है, उसका प्रयोग करें। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो बायो एजेंट है उसका प्रयोग काफ़ी बढ़ रहा है। तो बायो एजेंट में जो हम लोग जो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं बीज उपचार के लिए। उसके अतिरिक्त जो ट्राइकोग्रामा है, जो अंड परजीवी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से इन सब चीज़ों का प्रयोग करके जो आधुनिक जैविक खेती है उसको हम लोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। नील हरित शैवाल एक जैविक खाद है जो नाइट्रोजन का सस्ता विकल्प है, जो धान की फसल में न सिर्फ नाइट्रोजन की पूर्ति करता है बल्कि खेत में नील हरित काई से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। तो आइए नील हरित शैवाल कल्चर तैयार करने की विधि और फसल में प्रयोग के बारे में विस्तार से जानते हैं। सम्मानित किसान भाइयों, आज आपको हम ये नील हरित शैवाल जैव उर्वरक उत्पादन एवं प्रयोग की विधि बताना चाहते हैं, जो कि आपकी खरीफ की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है और नाइट्रोजन का एक प्राकृतिक स्रोत। धान की फसल में किसान हजारों रुपए खर्च करके नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए यूरिया डालता है, जो इंसान व वातावरण दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। जबकि किसान 150 से 200 रुपए खर्च करके नील हरित शैवाल का प्रयोग कर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकता है। किसान भाई अपने घरों में काई वाली खाद नील हरित शैवाल का आसानी से उत्पादन कर सकते हैं और इसे धान की फसल में डालकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। देखें कि इसको हिंदी में नील हरित शैवाल जैव उर्वरक कहते हैं, भोजपुरी में इसको काई वाली खाद कहते हैं और अंग्रेजी में इसको ये ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। इसको किसान भाई अपने घरों पर बहुत ही आसानी से, और जब भीषण गर्मी का समय होता है अप्रैल, मई और जून का महीना, उस महीने में इसको अपने घरों पर कहीं भी इसको बना सकते हैं। इसमें देखें दोस्तों कि यह काई अपने प्रदेश में 1600 प्रकार की होती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जंगली काइयाँ होती हैं। उन्हीं काइयों में से 7-8 प्रकार की काई, जिनका नाम है नास्टाक, एनाबेना, टोलिपोथ्रिक्स, काइलोथ्रिक्स, साइटोनेमा, इनको इकट्ठा करके इनकी खासियत यह है इन काइयों की कि यह वायुमंडल में पाए जाने वाले 78% ये नाइट्रोजन को आपके मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं और आपके धान के फसलों को खास करके उपलब्ध कराते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों खुले वातावरण में, जहाँ की सूरज की पूरी रोशनी मिल सके, वहाँ पर 5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और आधा फीट गहरा जो है हम गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे को कच्चे रूप में भी बनाया जा सकता है। यदि कच्चा गड्ढा आप खोदते हैं तो उसमें मोटी पॉलीथीन बिछा करके पानी को रोका जा सकता है। और अगर पक्का टैंक बनाते हैं आप, जैसा कि हमारे यहाँ बना हुआ है, तो उसमें दोस्तों इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम 5 इंच पटरी से नाप करके हम पानी भरते हैं। 5 किलोग्राम उपजाऊ खेत की जो है मिट्टी डालते हैं। काई का भोजन होता है सिंगल सुपर फास्फेट, तो 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट उसमें डालते हैं। और फिर इसमें ये 7 दिन में काई वाली खाद तैयार होती है। कीड़े मकोड़े ना पड़े आपके ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइज़र के टैंक में, इसलिए 50 ग्राम कार्बोफ्यूरान इसमें डालते हैं। सब कुछ डाल करके अच्छे तरीके से हीड़ करके इसको मिला देते हैं और मिलाने के बाद देखते हैं 4 घंटा समय देख करके जब सब कुछ मिट्टी बैठ जाए हमारी, ऊपर स्वच्छ पानी दिखाई देने लगे, तो इसके बीज को जो है मदर कल्चर
कल्चर कहते हैं, इसी का आधा किलोग्राम मदर कल्चर लेकर के आप पानी के ऊपर, स्वच्छ पानी के ऊपर इसको बिखेर दें। आप देखेंगे कि जो ही मदर कल्चर आप पानी में डालते हैं तो अब एक तेली परत जो है उसके ऊपर छा जाती है। यही निशानी होती है कि हमारा मदर कल्चर ठीक है या नहीं ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी के प्रभाव से यह काई के रूप में आपके पूरे टैंक में जो है फैलती जाती है, जैसे कि दूध के ऊपर साड़ी पड़ती है, और 7 दिन के अंदर आपके टैंक का 5 इंच पानी भी खत्म हो जाता है और काई की एक मोटी सी परत पूरे टैंक में छा जाती है। लगभग 7 से 8 दिनों के बाद पानी में गहरे हरे रंग की काई की परत दिखाई पड़ने लगती है। जब ऐसा होने लगे तब पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं और पानी सूख जाए तो काई या शैवाल को आधा सेंटीमीटर की गहराई तक खुरचकर थैली में भर लें। फिर पानी डालकर इस क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक टैंक से एक हफ्ते में 6.5 किलोग्राम नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक उत्पादित किया जा सकता है। इसका भंडारण कहीं भी जूट की बोरी में, प्लास्टिक की बोरी में भर के और छायादार स्थान पे आप रखें। फिर इसी में से आधा किलोग्राम लेकर के अगले साल फिर अप्रैल मई जून के महीने में पुनः उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं। अब बताते हैं आपको प्रयोग विधि के बारे में। इसका प्रयोग मुख्य तौर पे दोस्तों सबसे बढ़िया होता है कि धान की फसल में किया जाए। धान की फसल में डालने के लिए धान की बैठवारी के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद यदि आप उसमें ये खरपतवार नाशी दवा डालते हैं तो दवा डालने के 4 दिनों के बाद, या दवा नहीं डालते हैं तो बैठवारी के तुरंत बाद यह 3 किलोग्राम प्रति बीघा या 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपनी बैठाई हुई धान की फसल में इसको जो है बिखेर दें। होता क्या है कि काई के खेत में जो भी आप उर्वरक दिए हैं पानी रहता है, उसका वातावरण ये काई के विकास के लिए पूर्णतः जो है सुलभ है, अच्छा है, और उसमें काई धीरे धीरे जब पूजों के बीच में, धान के पूजों के बीच में आसानी से फैल जाती है। इसके फ़ायदे देखें दोस्तों क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जब आपके धान के पूजों के बीच में काई की एक मोटी सी परत छा जाती है तो जो सीजनल खरपतवार होते हैं, सेवई डोरा वगैरह, इनका जो है लगभग 50% इनका कंट्रोल हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण फ़ायदा इसका ये है कि यह पानी का उड़ाव आपके खेत से कम होता है, लिहाजा आप कम पानी में भी अच्छी फसल लेने में सक्षम होते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा है कि यह 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जब आप प्रयोग करते हैं तो यह आपके खेत में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत करता है, या यूरिया के सेंस में बात की जाए तो कम से कम 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया की भी बचत होती है। हमने स्वयं इसके तरह तरह के जो है ट्रायल करवाए हैं, परीक्षण करवाए हैं। इसमें ये पाया गया है कि जहाँ भी नाइट्रोजन की रासायनिक नाइट्रोजन की मात्रा कम करके या प्राकृतिक नाइट्रोजन का स्रोत जो हम दे रहे हैं नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक के रूप में, जिन जिन खेतों में इसका प्रयोग किया गया था वहाँ सफ़ेद बाली या जो धान में स्टेम बोरर लगता, तनावेधक लगता है, उसका भी प्रकोप नहीं के बराबर पाया गया। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है खजूरी, जिला गुना से जीवेंद्र यादव ने। आप बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं, तो जीवेंद्र जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। दुधारू पशुओं की बरसात के मौसम में कैसे देखभाल करें, विषय पे जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पशुपालक भाइयों,
जिस तरह कृषि की हम देखभाल करते हैं, खेती बाड़ी की देखभाल करते हैं, उसी तरह कृषकों के पास जो भी दुधारू पशु, इनमें जैसे कि गाय है, भैंस है, उनको खेती बाड़ी के साथ साथ वो पालते हैं, रखते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन्हें समय समय पे जो भी गतिविधियां पशुपालन से जुड़ी हैं, उन गतिविधियों को समय पर संपादित करें। वर्षा ऋतु के पूर्व हमें सबसे पहले तो आवास गृह की जो छप्पर है या खपरे हैं, उनको व्यवस्थित करा लेना चाहिए। शीट वगैरह अगर खिसकी है, कुछ है, तो उनको अच्छी तरह से जमवा लेना चाहिए। जो भी नाली वगैरह है उनको दुरुस्त करा लें, नहीं तो क्या होगा कि वर्षा ऋतु का पानी आवास गृह के अंदर भराव होगा, जो कि कीड़े मकोड़े और कीटाणु जीवाणुओं के लिए एक स्रोत का काम करेगा। तो ये मरम्मत वर्षा ऋतु के पूर्व करानी चाहिए। आवास गृह की नियमित रूप से सुबह शाम गोबर की सफाई उठाना, साथ में गौमूत्र नाली है उसकी सफाई, और झाड़ू लगा के उसको अच्छी तरह से पानी से धुलाई करें। और साथ में हो सके तो हर हफ्ते कम से कम लाल दवा के घोल से आवास गृह के फर्श को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, तो उसमें किसी भी तरह से फर्श में जीवाणु कीटाणु पनपने नहीं पाते हैं। पशुपालक भाइयों, यदि आप पशु के लिए संतुलित आहार घर पर बनाना चाहते हैं तो उसमें खाद्यान्न की 40 किलोग्राम मात्रा, दलहन अवयव 30 किलोग्राम मात्रा, खली 27 किलोग्राम, नमक, खड़िया एवं खनिज लवण को 1-1 किलोग्राम मिलाना चाहिए, जिससे 100 किलोग्राम का संतुलित आहार तैयार हो जाता है। और जहां तक बात है आहार खिलाने की, तो इसे देने से पहले उसे आधा से 1 घंटा पानी में भिगो दें, जिससे वो सुपाच्य हो जाता है और पशु को खाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है और वो आसानी से पच भी जाता है। तो एक वयस्क दुधारू पशु को एक दिन में 25 से 30 किलोग्राम हरे चारे की आवश्यकता होती है। साथ में शुष्क चारे के रूप में 3 से 5 किलोग्राम गेहूं का भूसा है, या जो भी भूसे आपके यहाँ उपलब्ध हैं वो भी हम अपने पशुओं को खिला सकते हैं। साथ में जो पोषक तत्वों की पूर्ति हरे चारे से नहीं हो पाती है, या हमारे पास दुधारू पशु अधिकतम दुग्ध उत्पादन वाले हैं, उनको पूर्ति करने के लिए आवश्यक होता है कि हम दाना मिश्रण भी साथ में दें। एक वयस्क पशु को शरीर भार को बनाए रखने के लिए 2 किलोग्राम दाना मिश्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका वर्षा ऋतु में भंडारण करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम भूसे का भंडारण करें या दाना मिश्रण के घटकों का भंडारण करें, उनमें किसी भी तरह से पानी का प्रवेश ना हो। अगर पानी उसमें अंदर प्रवेश कर जाएगा तो उसमें फफूंद आदि लग जाएगी। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी हम खिलाएं पिलाएं वो स्वच्छ हो और प्रदूषित ना हो। स्वच्छ जल का पानी पिलाएं, नहीं तो क्या होता है पानी पीने की नाद में काई वगैरह आ जाती है, फिर पानी प्रदूषित भी हो जाता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी हम जो भी पिलाएं वो स्वच्छ हो। किसान भाइयों, गाय और भैंसों को रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो वर्षा ऋतु आती है, तो उसके पहले हमें जो वर्षा ऋतु के पूर्व टीकाकरण कार्यक्रम करने होते हैं, उसमें एक टंगिया रोग है, गलघोंटू रोग है, तिल्ली ज्वर है, इनका टीकाकरण जो है निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर के या उनको अपने यहाँ बुला करके, क्योंकि ये टीके जो होते हैं निःशुल्क पशु चिकित्सा विभाग द्वारा लगाए जाते हैं, उनका टीकाकरण पहले अवश्य करा लें। साथ में आज के समय में मुंह पका खुरपका रोग के टीके के रूप में उपलब्ध होती हैं, और तीनों वैक्सीन एक साथ भी आती हैं, पॉलीवैलेंट वैक्सीन। तो इनका टीकाकरण कराने से वर्षा ऋतु में ये बीमारियां क्या है हमारे दुधारू पशुओं में प्रवेश नहीं करती हैं, और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और स्वास्थ्य ठीक रहने के साथ साथ आहार पोषण भी पर्याप्त ग्रहण करते हैं, और उत्पादन जो है दूध का वो भी बना रहता है।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आंवला की वैज्ञानिक तकनीक से बागवानी करके अधिक लाभ कमाए। फूलों को सुखाकर बना सकते हैं अच्छी मूल्य वाली सजावटी वस्तुएं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।